खुसरो नदिया प्रेम की इसकी उल्टी धार खुसरो चाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के 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 छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के मधुआ पिलाई के प्रेम घटी का मधुआ पिलाई के मधुआ पिलाई के मधुआ पिलाई के मोहे मतवाली कर दी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना नैना मोसे नैना मोसे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप इस पूरे हफ्ते का एक बेहतरीन सा स्टार्ट ले चुके हैं। फुरकान बॉबी ने हमारे आज के शो का नहायत ही खूबसूरत स्टार्ट लिया। इतना प्यारा कलाम, क्या बात है बॉबी की। बॉबी अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कलाम जो है वो आज के प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया। वालेकुम अस्सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया पसंद करने का, और उम्मीद है कि बाकी सब लोगों को पसंद आया होगा। और हम डेली कोशिश करते रहते हैं कोई अच्छे से अच्छा कलाम, कोई अच्छी से अच्छी चीज़ पेश की जाए, और उम्मीद है कि हमारी कोशिशें रंग ज़रूर लाई होंगी। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब कहते हैं कि इंसान तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े खौफ का सामना न कर ले। ये बात बड़ी पते की है और मुझे इस बात ने वाकई बड़ा मुतासिर किया। मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ छोटी छोटी लाइनें होती हैं, छोटे छोटे जुमले होते हैं जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े ज़िंदगी के जो राज हैं वो छुपे हुए होते हैं। हम हमेशा जिस चीज़ से डर लगता है उससे घबराते हैं। हमारा दिल करता है कि बस ये ना ही हो हमारे सामने। जैसे कि अगर हमें फ़र्ज़ करें कि अगर पढ़ाई से हमारा ताल्लुक़ है तो हमें मैथ से डर लगता है, तो हम कह देंगे कि बस मैथ ना ही पढ़ना पड़े, इस आंखों के सामने ना ही आए तो अच्छा है। अगर बॉस जो है हमारे, अगर हमें उनसे डर लगता है तो हम उनसे जो है ना वो नज़रें छुपाते फिर रहे हैं। किसी भी इंसान के जो किसी के पैसे देने तब उससे जो है नज़रें छुपाते फिर रहे हैं। या अगर किसी शख्स का फ़ोन आ रहा है तो हम उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके किसी सवाल का, उसके किसी काम का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आप नहीं कर पाए। एक्चुअली अगर आप
आप इन सारे जो आपने खौफ पैदा किए होते हैं इनका मुकाबला कर लेते हैं ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में एक मज़बूत इंसान बन जाते हैं। एक मज़बूत इंसान ही होता है जो ज़िंदगी के सारे तूफ़ानों का मुकाबला करना जानता है। हमें फेस करना आना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे किसी बीमारी से भी घबरा जाते हैं, हमें उसे डट के उसका मुकाबला करना है, सीना तान के आपने एक आंखों में आंखें डाल के आपने किसी भी अपने डर का उसके मुकाबला करना है, और फिर ही हम उस मुकाबले से जीत पाएंगे और मजबूत इंसान बन पाएंगे। खैर जनाब, आज हमने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं एक हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। हर्बल ट्रीटमेंट में हमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/newscafe पे जो आप लोगों की सजेशंस आती हैं, वो हम उनको जो है वो सामने रखते हुए उस मौजू पे अपने मेहमानों से बात करते हैं। तो इस दफ़ा जो हमने चूज़ किया है वो है जल्दी अमराज, और उसके साथ साथ रीढ़ की हड्डी और जॉइंट पेन्स। ये इनके बहुत ज़्यादा जो है ना क्वेश्चंस आते हैं कि आप इनके बारे में बताइए, इनके बारे में बताइए। तो हमारे साथ आदिल लोधी मौजूद हैं। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में उनसे इस हवाले से बात करेंगे। आदिल साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ये जल्दी अमराज के हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं कि सबसे जो नुकसानदेह जल्दी अमराज हैं वो कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखें, जल्दी अमराज में बहुत सारे ऐसे जल्दी अमराज भी हैं जो कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, यानी कि इंसानी जान के लिए ख़तरे का बायस नहीं होते, लेकिन अजियत का सबब ज़रूर बनते हैं। वजह उसकी ये होती है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ अलामात ऐसे होते हैं जो आपको इरिटेट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। मिसाल के तौर पे इसमें बर्ड्स है, एक जल्दी मर्ज़ है। अब इसमें क्या होता है कि स्किन की जो कलरेशन है, पिगमेंटेशन है, वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अब इसमें किसी किस्म की कोई वैसे तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन साइकोलॉजिकली आप अपने आप को थोड़ा सा अजीब फील कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन का कलर 2 किस्म का हो जाता है। तो वो आपको थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है, लेकिन इसका इंटरनल कोई इफेक्ट नहीं आता, किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे कोई रिएक्शन नहीं होता कि आपको अंदरूनी तौर पे ये मुतासर कर रही है। तो ये भी एक मर्ज़ ऐसा है कि जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। इसके अलावा सोराइसिस है और एक्जिमा, ये ऐसे जल्दी अमराज हैं कि जिसके अंदर वैसे तो ऐसा ये भी जानलेवा नहीं होते, लेकिन इसमें जो ख़ारिश होती है इंसान के जिस्म के ऊपर, वो इतनी शदीद किस्म की होती है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और इवन के यहाँ तक भी देखा गया है कि आप इतना खुजाते हैं उस ख़ारिश के लिए, क्योंकि आपको खुजा रहे होते हैं, सुकून मिल रहा होता है, आप इतना खुजाना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से आपके ब्लड आना शुरू हो जाता है। स्किन की सारी लेयर्स ही हम जो है ना वो उसकी वजह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत तकलीफ दे अमल हो जाता है उस टाइम कि आप उसको फेस कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें चूँकि बहुत जो इस मर्ज़ में जो सबसे ज़्यादा शिकार हैं लोग, उनको ये कहा जाता है कि ये इलाज इसका मुमकिन नहीं है। आप इसको वक्ती तौर पे तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये ठीक नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सबसे बड़ी उनको एक वजह मेंटली तौर पे कि आप अपना विल पावर ही खो बैठते हैं जब आपको ये सुनने को मिलता है कि इस मर्ज़ के साथ आपने कब्र तक जाना है। ओके, अच्छा, तो ये वैसे पैदा क्यों होता है सोराइसिस? क्यों, मतलब हमारे जिस्म में किस चीज़ की कमी होती है कि वो पूरी जिल्द मुतासिर हो जाती है और इतने शदीद मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं? असल में इसके 2 पहलू हैं। एक तो तिब के हवाले से ये है कि ये जोड़ों की बीमारी है, यानी कि ये जो जिस्म के जोड़ हैं इसमें से निकलने वाला मर्ज़ है। ये जो आपके जितने भी जोड़ हैं जिस्म के अंदर हड्डियों के, इन जोड़ों में से निकलती है, ये ग्रो करती है। और ये सोराइसिस का ताल्लुक जो है वो जिल्द से है, मगर वो हड्डियों के जोड़ों की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। जी, जोड़ के दरमियान से निकलने वाली बीमारी है ये। और इसके अंदर ये जिस्म का जब मिजाज बलगमी बढ़ जाता है, ये इस वजह से हो रहा होता है। और दूसरा पहलू इसका ये है कि मेडिकल साइंस इस हवाले से क्या कहती है हमारी, वो ये कहते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसके अंदर आपके बॉडी के इम्यूनिटी जो होते हैं, वाइट सेल्स जो होते हैं, इम्यून सिस्टम जो होता है आपका, उसमें टी सेल्स की जो बिहेवियर है वो चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से लीवर के अंदर टी सेल्स ने जब अपना काम ऑटो इम्यून बिहेवियर शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से ये मर्ज़ आपकी बॉडी पे आना शुरू होता है, अपीयर होना शुरू होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आपकी कॉजेज़ बनते हैं, आपकी जिस्म पे आने की वजह बनते हैं। इसमें एक एनवायरमेंटल फैक्टर मौजूद है, इसमें आपकी कोई मेडिकेशन ऐसी आपने ली, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी दवाई ली जिसकी वजह से आपको ये रिएक्शन हो गया, एलर्जी वगैरह, तो वो तो इम्यून सिस्टम के साथ ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसका ये फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं बॉडी के ऊपर, और इसके नतीजे में ये बीमारी आती है। अच्छा, इस बीमारी में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये एक दूसरे से लग रही होती है, क्योंकि ये 5 इकसाम की है, तो उस हवाले से देखा जाए तो कुछ इसमें इस तरह की टाइप्स भी हैं जो कम्युनिकेबल हैं, एक से दूसरे को लग सकती है। तो उसमें ये ख्याल भी रखना होता है कि कहीं खुदा न खास्ता आप स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और किसी को ये सोराइसिस जल्दी मर्ज़ है,
तो आपको ये एहतियात करनी कि आपने उसमें नहीं नहाना, उस जगह जाके नहीं नहाना, क्योंकि वहाँ से अगर वो नहा रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से आपकी बॉडी पे भी ये चीज़ आ जाए। बाज़ दफ़ा ये भी देखा हमने, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कि जैसे किसी बच्ची के सर में है, तो अगर उसकी वालदा उसके सर में किसी चीज़ से मसाज कर रही हैं कि कोई चीज़ लगा रही हैं, दवा लगा रही हैं, तो उनकी उंगलियों में भी आ सकता है ये, और ऐसा हुआ यानी कि सेम टॉवल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, चीज़ें भी जो है अलग अलग रखनी चाहिए जब तक मर्ज से जान नहीं छूट जाती। जनाब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अभी हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मेहमान हैं आज आदिल लोधी और जल्दी अमराज के हवाले से बता रहे थे कि जो बड़े ही एक ख़तरनाक किस्म के बहुत ज़्यादा नुकसानदेह जो जल्दी अमराज, जिनमें सोराइसिस इन्होंने बताया, जिन्होंने एक्जिमा बताया और वो बर्स का आपने वो मसला बताया। अच्छा, सोराइसिस का आपने बताया कि वो इलाज उसका मौजूद है, तो क्या आप भी वो इलाज करते हैं? जी, वैसे देखें अगर बहुत सारे ऐसे स्पेशलिस्ट हैं इस हवाले से जो कि कहते हैं कि इसका इलाज नहीं कंट्रोल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पिछले जितने सालों से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस हवाले से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो गए। वजह उसकी ये है कि इसके अंदर जो परहेज़ है, असल कॉज जो है, देखें कोई ना कोई मर्ज़ जो है ना, कोई ना कोई सबब की वजह से होता है, कोई ना कोई वजह होती है उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि आप वो मर्ज़ हो गया, आपने रिपोर्ट कराई और उसमें जो कमी कोताही थी आपने पूरी कर ली दवा खा के और फाइनली आप सही हो गए, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कोई ना कोई बैक हिस्ट्री होती है कि वो आया क्यों है आपकी बॉडी में मर्ज़। तो हम सबसे पहले कहते हैं देखें उस चीज़ को आप ख्याल रखें, वो चीज़ ना हो। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं, नाक़िस ग़िज़ाएँ, जिसकी वजह से आजकल ये बीमारी लोगों में बढ़ती जा रही है, इसके रेशोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आप वो चीज़ों को अवॉइड करें जिसको हम बता रहे हैं, चूँकि ये चीज़ें खाने की वजह से जिस्म में जाके कोई ना कोई ऑटोइम्यून बिहेवियर चेंज होता है हमारा, इसी वजह से बीमारी आती है। तो हम पहली चीज़ कहते हैं कि इसमें परहेज़ करना है आपने, वो जो परहेज़ बताते हैं उसके साथ हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं। वो ट्रीटमेंट लेने से ये होता है कि बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है और मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ख़ास तौर पे मतलब आपके पास किस चीज़ का इलाज जो है वो बेहतरीन मौजूद, मतलब वैसे तो डेफिनेटली हर मर्ज़ का इलाज करते होंगे आप लोग, मगर आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है, ख़ास तौर पर शिफा आपके हाथ में अल्लाह ताला ने किस चीज़ की दी हुई है, किस मर्ज़? देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे ये ऑटोइम्यून भी एक डिजीज़ है सोराइसिस, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रीटमेंट किया, लोगों को फ़ायदा है इससे और ठीक हो जाते हैं मुकम्मल। इसी तरह जोड़ों और कमर के मोहरों के अमराज ऐसे हैं जिसके हवाले से कहा जाता है महंगी सर्जरीज की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के नी रिप्लेसमेंट्स बता दिए जाते हैं, घुटने के जोड़ अगर मिल जाए तो उसमें कहा जाता है। तो वो एक ऐसे ट्रीटमेंट्स बता देते हैं जो कि आम आदमी के बस की बात नहीं होती। वजह उसकी ये होती है महंगे बहुत हैं, बहुत कॉस्टली हैं। तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग करी, तो हमने इसके हवाले से जो ट्रीटमेंट हर्बल में अपना इंट्रोड्यूस किया, उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जिनके घुटनों के जोड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, जिनको डॉक्टर्स ने कहा कि इसका रिप्लेसमेंट ही वाहिद हल है, उसको हमने अपने हर्बल ट्रीटमेंट से, जो कि उस यानी कि जो उसमें एक्सपेंस आ रहा था नी रिप्लेसमेंट का, उससे कई गुना कम खर्चे से आप कम खर्च में इस ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक हो गए हमारे। बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मंसूर बात कर रहा हूँ कराची से। मंसूर साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? मेरी वालदे के घुटनों में बहुत सूजन है, बहुत ज्यादा, वो चाहती नहीं है, यानी एज के साथ साथ वो बढ़ती चली जा रही है। अब तो यानी ऐसा हो गया है कि बेड से उनसे उतरा भी नहीं जाता। तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है इसका? हाँ, रेगुलर यानी जो हमारा ट्रीटमेंट है, उन्होंने एक्सरे वगैरह भी कराए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो। कहता है ज्वाइंट रिप्लेस होगा, लेकिन अब वो काफी एक्सपेंसिव है। दूसरा उनको शुगर भी है, तो इस वजह से उनको डर भी लगता है कि कोई ट्रीटमेंट कराते रहे। उनकी एज कितनी है? एज 60+ होगी। 60+। अच्छा, दोनों घुट्टों में स्वेलिंग है या किसी एक पे है? दोनों में है, दोनों में। अच्छा, दोनों में है, ठीक है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी बात करते हैं। जी आदिल साहब, अभी मैं इसी की बात कर रहा था कि इस तरह से अगर किसी के एक्सरे में जॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसको यही कहा जाता है, लास्ट जो डिसीजन होता है डॉक्टर का, कि आप इसको रिप्लेस करें।
तो चूँकि वो महंगा भी बहुत है और रिस्क फैक्टर भी वहाँ पे होता है कि अगर शुगर पेशेंट है खुदा ना खास्ता और वो अगर रिप्लेसमेंट सर्जरी कोई करते हैं और वो हील नहीं होती तो ये दूसरा एक रिस्क फैक्टर सबसे बड़ा आ जाता है। इसके बरक्स चूँकि इनके नी वालदा के नी जो है उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये अमूमन ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होता है ऐसा, जिसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे जो कार्टिलेजेस होते हैं घुटने के जोड़ों के दरमियान सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, वो इन्फ्लेम होने की वजह से उसकी वेयर और टेयर शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो जॉइंट्स आपस में टच करना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से जो हम अपना हर्बल ट्रीटमेंट देते हैं वो दवाइयाँ होती हैं खाने की, उसमें क्या होता है सबसे पहले चीज़ तो ये कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जो कि आप मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं कंट्रोल कर पाते, इस पर ग्रिप नहीं कर पाते, जिस वजह से मामला रिप्लेसमेंट तक चला जाता है। तो हमारे ट्रीटमेंट में सबसे पहले यही चीज़ सबसे पहले इसको वो की जाती है, ट्रेस आउट की जाती है कि ये इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए। जब ये इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है तो बॉडी की अपनी कैपेसिटी मौजूद है कि उसको दोबारा से रिजुविनेट कर सकते हैं। अगर उसको हम दोबारा किसी इस तरह सप्लीमेंट दें तो वो सॉफ्ट टिश्यूज़ जो कि ख़त्म हो गए जिसकी वजह से जॉइंट मिल रहे हैं वो दोबारा से रिजुविनेट हो सकते हैं और वो बगैर किसी ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा आदिल साहब, हमारे यहाँ 58 से 62 साल जो है ये एक औसत ज़िंदगी है एक इंसान की पाकिस्तान में इसका, तो क्या ये जो हमारे घुटने और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी ये इतनी मजबूत नहीं होती कि 58-62 साल निकाल सके? मतलब क्यों इस खित्ते के लोगों के साथ ये मसाइल हैं और क्यों उन्हें इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, इस पर मैं बात करूंगा। एक ब्रेक की आवाज़ मेरे कान में आ रही है। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। जी लोधी साहब, तो हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि क्या हमारे जो ये ऑर्गन्स हैं या हमारी हड्डियाँ, जो रीढ़ की हड्डी, घुटने हमारे, ये इस काबिल नहीं होते कि ये कोई 58-60 साल निकाल सके? बिल्कुल इस काबिल होते हैं, बस इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपको चूँकि पता है कि हम अपने कम उम्र में, नौउम्री में जब हम लोग डाइट ले रहे होते हैं और जब बॉडी ग्रो कर रही होती है उस टाइम जिस्म की हर चीज़ की नशोनुमा होती है, हर चीज़ की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वही स्ट्रेंथ जो है 40-50 के बाद जाके आपकी एजिंग फैक्टर की वजह से जो डिके आ रहा होता है उसको कवर कर रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि मेरी एजेस के जो लोग हैं 20-25 साल के, उनको असल में बहुत सारे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, जिसको वो छुपाते रहते हैं, नज़रअंदाज करते रहते हैं और वो नतीजा बन जाता है बहुत बड़ी इस तरह की वजूहात का, जिसमें घुटने की हड्डियों का बुरबुरापन, आजकल ऑस्टियोपोरोसिस ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। 40-50 की एजेस हैं और कमर के मोहरे उनके इतने नाजुक हो गए कि ज़रा सा 20 किलो को कोई वेट उठा लिया और कमर में मोहरा नस दबना शुरू हो गई, शैटिक पेन शुरू हो गया। तो बड़ी अजीब लगती है ये बात है कि इतने नाजुक हो गई हैं हमारी हड्डियों के मोहरे, यानी कि कमर के मोहरे या हड्डियों के जोड़, कि आप ज़रा सा वेट नहीं उठा सकते हैं या फ़ौरन ही कोई ना कोई बीमारी इस तरह की अटैक कर जाती है। वजह यह है कि इसमें एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं हम लोग, इस किस्म की एक्टिविटी। शहरी जो लाइफ है, हमारा लाइफ स्टाइल है, वो सिर्फ क्या है कि आप जंक फूड पर चल रहे हैं ज़्यादा, ठीक है ना, ज़्यादातर आप इंस्टेंट फूड खाने के आदी हो गए, ग़िज़ाएँ हमारी बहुत चेंज हो चुकी हैं, दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ें नहीं करते जो कि हड्डियों की सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग लैक्टोज़ की एलर्जी की वजह से दूध नहीं पीते हैं, तो मैं कहता हूँ आप उसको, अगर दूध में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप थोड़ा सा चेंज करके लें, लेकिन लें, क्योंकि कैल्शियम का नेचुरल सोर्स आपको दूध से ही मिलेगा। फिर भी हम अगर इस चीज़ों को भी नहीं लेते हैं तो फिर यकीनन हमारी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि आप 58 साल तो दूर, आप 40 साल 50 साल तक भी बहुत मुश्किल से कैरी कर पाते हैं अपने आप को। ओवरवेट होने से भी ये बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसमें यही बताया जाता है कि देखें, अगर कमर के मोहरों का कोई मसला आपको आता है, अव्वल तो ये चीज़ के दो किस्म की चीज़ें ना, कि एक तो आपको इंटरनल प्रॉब्लम है कोई, इस वजह से आपको ये चीज़ बढ़ रही है, हड्डियों में बुरबुरापन पड़ रहा है, तो उसको सबसे पहले इलाज करवाएं। और सेकंड ये चीज़ कि जिनको ये बीमारियां हो जाती हैं मोहरों से रिलेटेड, तो उनको सबसे पहले चाहिए अपने पोस्चर्स की करेक्शन करें, क्योंकि लोग सर्जरियां करवा लेते हैं, जैसे कमर के मोहरों का मसला आ गया, L4-5 का कोई मसला है या नस दबी हुई है, तो उन्होंने जाके ऑपरेट करा लिया। ऑपरेट कराने के बाद भी वो बाकी मोहरे जो हैं वो तो आपकी बॉडी से वहीं जुड़े हुए हैं ना, तो वो तो आपके पोस्चर की ख़राबी की वजह से गए हैं। तो आप अगर 2 को ऑपरेट कराएं तो बाकी का क्या करेंगे? कुछ अरसे बाद वो भी डैमेज होंगे। नतीजा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्पाइन डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसमें कहा यही जाता है कि आप पहले तो पोस्चर्स को करेक्शन करें जिस वजह से आपने ये बीमारी पालना शुरू करी है। नंबर 2 ये कि इसकी नेचुरल इस तरह के हर्बल ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं कि जिसकी नौबत नहीं आती कि बाद में आप जाके सर्जरी करना है, विदाउट ऑपरेशन ही हम लोग इसको ट्रीट कर लेते हैं। तो आपको एक नेचुरल सोर्स जब मिलता है बॉडी को, तो वो ओवरऑल जितने भी जिस्म के जोड़ हैं उन सब के अंदर बेहतरी आती है, वो जोड़ मजबूत होना शुरू हो जाते हैं।
और इसके अलावा ये भी है कि जो इस तरह की डाइट नहीं ले पाते, टाइम उनके पास नहीं होता, रूटीन बड़ी टफ है, तो हम उनके लिए भी हमने इसी किस्म के हर्बल सप्लीमेंट बनाए हुए जो हड्डियों को मजबूत भी बनाते हैं और वो बहुत मुश्किल काम भी नहीं होता, सिर्फ आपने एक टाइम 1 चम्मच खाना होता है, उसको पाउडर फॉर्म में है वो दवाई, तो वो डाइट सप्लीमेंट की तरह है आपको, यानी कि जिसम में कैल्शियम वाइटामिन्स को पूरा करने के लिए एक नेचुरल सोर्स है। तो उनको भी हम ये कहते हैं कि आप ये कम से कम ले लिया करें दिन में 1 दफ़ा, ताकि आपकी ये कॉम्प्लिकेशन ना बढ़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, तायरा बात कर रही हूँ वाकई से। फ़हीम भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सायरा जी आप कैसी हैं? इतने जबरदस्त आपके प्रोग्राम्स और गेस्ट होते हैं और इतने जबरदस्त टॉपिक्स होते हैं, मेरा दिल चाहता है कोई आपको अवार्ड दे दूं। सही बात है। आपका प्यार ही अवार्ड है हमारे लिए। अच्छा, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मुझे हकीम साहब से पूछना है कि प्लीज कोई ऐसा नुस्खा बताएं उन तमाम लेडीज के लिए, मेरे समेत, सुबह जब सो के आदमी उठता है ना, ये हाथ, कोहनियां, बाजू, जिस्म ऐसा भारी हुआ होता है कि दूसरे बंदे को बुलाना पड़ता है कि आओ मेरा हाथ उठाओ। इतना अजीब सी कैफियत हो जाती है। सही सही सही, ठीक है ठीक है। हम इस सवाल जी 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 कुछ ऐसी चीज बताएं। और आज तो खास तौर पे कोई वाकई मुझे गिफ्ट मिलना चाहिए मेडिसिन का। गिफ्ट? वो भी दवाइयाँ? मतलब ये तो जो दवाई होती है ना, गिफ्ट वाली दवाई होती है, उससे तो शिफा भी नहीं मिलती है, मैंने सुना है। और कोहनियां भी इतनी भारी हो जाती हैं, फिर सुबह जब उठ जाते हैं तो काफी देर के बाद फिर वो जिस्म रिलैक्स होता है। आपकी ये हाथों की मिडिल फिंगर सुन होती है? सो जाते हैं। ठीक है। और याददाश्त भी कमजोर हुई होगी पहले के मुकाबले? जी, याददाश्त कमजोर है। एक लफ्ज भूल जाओ तो 5 मिनट लगते हैं सोचने के लिए, फिर सोचती हूँ कि मैं छींका लेना शुरू कर दूँ। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम अभी बात करते हैं आदिल साहब। जी आदिल साहब, देखें जिस किसी को भी खासतौर पर ख़वातीन में ये अमराज ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ही कम होती हैं। अब तो ये क्या कर रहे हो, मैं मैट रखी हुई होती हैं हर काम के लिए, खुद से कुछ करते नहीं है ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी स्पाइन वगैरह एक्सरसाइज, उसके अलावा बड़ी बिजी लाइफ होती है ख़वातीन की, ये भी एक वजह है। देखें, अपने ऊपर आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत कॉन्शियस हैं और चाहते हैं बीमारियों से दूर रहें, डॉक्टरों से दूर रहें, तो सबसे पहली चीज़ आप अपने ऊपर थोड़ा टाइम खर्च करें, अपनी आप हेल्थ को दुरुस्त करें, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा इंप्रूव करें। उसमें डाइट का भी बड़ा अमल दखल है, एक्सरसाइज का भी बड़ा अमल दखल है। कोई जॉगिंग वॉक करनी चाहिए। ये जो बता रही हैं, इनकी कोहनियों में बड़ा दर्द होता है, उंगलियां इनके हाथों की सुन होती हैं, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, निगाह कमज़ोर हो रही है, सर भारी होना, ये सारी अलामतें गर्दन के मोहरों से शुरू होती हैं, जिसको सर्वाइकल प्रॉब्लम कहा जाता है। अब ये सर्वाइकल प्रॉब्लम आता क्यों है? छोटों में देखा होगा, आजकल बच्चे हैं 7 साल के, 12 साल के, 14 साल के, उनको मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। आप उनको बड़ी अच्छी हाइजीन डाइट भी दे रहे हैं, बावजूद इसके आपको बच्चों को इतने मोटे मोटे चश्मे लगवा रहे हैं। वजह क्या है? वो उसको कोई नहीं फोकस कर रहा। बाकी चीज़ों को तो बड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं, ट्रीटमेंट के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, ग़िज़ा का बड़ा ख्याल रखें। ये नहीं ख्याल रख रहे कि बच्चा इस बीमारी में आ क्यों रहा है। ये सर्वाइकल के जो मोरे होते हैं, बेसिकली ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस आते हैं, उसकी मेन वजह होती है गर्दन को झुका के बैठने की आदत। अब अगर आप लेट कर ऐसे टीवी देख रहे हैं, टेका लगाया हुआ, आपने मोटा तकिया रखा हुआ और आप टेका लगा के टीवी देख रहे हैं बहुत घंटों तक, या आप गर्दन झुका के मोबाइल में लगे हुए हैं, ठीक है ना, या फिर आप कोई काम ऐसा करते हैं घर में, जैसे सिलाई वगैरह करती हैं ख़वातीन अक्सर, तो बहुत 2-2 घंटे 3-3 घंटे गर्दन झुका के ऐसे झुक के बैठेंगे और वो काम कर रही हैं, उसकी वजह से स्पाइन हमारी जो है ना वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। एक तो पहले से ही डाइट की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से जिस्म में कुछ और प्रॉब्लम्स होती है, जिस वजह से मोरे नाजुक हो चुके होते हैं। दूसरी वजह बन जाती है आपके गलत पॉस्चर्स। वो सिर्फ ये होता है कि तिनके को आपने बस चिंगारी दिखाई और आप खुद पकड़ ली। मर्ज पहले से था, सिर्फ तकवीयत उसको तब मिलती है जब आप उसको पॉस्चर्स में ख़राबी पैदा शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें जो स्लीपिंग बेड होता है वो भी बड़ा अमल दखल है इसका। अगर आप मोटा तकिया रख के सोते हैं, आपकी गर्दन एक जगह झुकी रहती है, इस वजह से क्या होता है, आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम ये भी आता है। उसमें क्या होता है, एक साइड आपकी पूरा डैमेज होना शुरू। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आदिल लोधी साहब। जनाब आदिल साहब का कहना यह है कि आप दूध, दही और अपनी खुराक बेहतरीन रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो आप इन सारे मसाइल से बच सकते हैं। और अगर आपको ये मसाइल हैं तो ये स्क्रीन पर नंबर चलते रहें, आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास।
अच्छा, एक दौर था जब हमने अपने बचपन में टीवी में एक टीवी कमर्शियल देखा करते थे, ऐड देखा करते थे, जो कि ख़ास तौर पे आवाम के लिए होता था। कोई पेड किसी कंपनी का कमर्शियल नहीं हुआ करता था। उसका कुछ जो उसकी कहानी थी वो कुछ ऐसे थी कि एक दादा अबू वो अपने घर में सिगरेट पी रहे होते हैं और उनका जो पोता वगैरह जो बच्चा घर में वो ड्राइंग करते हुए कलर से ड्राइंग कर रहा होता है और वो उन्हें देख रहा होता है। तो कुछ देर बाद बच्चा जो है वो इसी तरह ही वो जो पेंसिल होती है उसको सिगरेट की तरह अपने मुंह में लेके जाता है और मतलब उसका भी दिल करता है देख के कि मैं भी स्मोकिंग करूं। तो वो उसके पास वो एक पेंसिल ही होती है, तो पेंसिल से वो एक स्मोक एक्ट कर रहा होता है जैसे वो स्मोकिंग कर रहा है। तो ये तो बात बिल्कुल तय है कि बच्चे जो हैं वो बड़ों से सीखते हैं। तो एक बच्चा जो है कल को उसे जब मौका मिलेगा, जब भी उसे कभी ऐसा महसूस होगा तो वो डायरेक्टली वो सिगरेट की तरफ आ जाएगा, अगर उसने अपने घर में अपने इर्द गिर्द बड़ों को सिगरेट पीते हुए देखा गया। हम इस प्रोग्राम के इस हिस्से में मंशियात के ख़िलाफ़ ही बात करने वाले हैं, हम कि किस तरह हम आने वाली जो नस्ल है उसको मंशियात से रोक सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ को रोकती है। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, अगर हम कोई भी शख्स आप देखें कि आपके कहीं दूर दराज या किसी को जानते हैं आप, जो आपकी नज़र के सामने से कोई गुजरा है, अगर कोई नशे का आदी है तो वो बंदा अपनी ज़िंदगी में नाकाम है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और एक शख्स की नाकामी जो है वो पूरी उसकी नस्ल को जो है वो मुतासर करती है। खैर, तो अगर आज जितने भी तंबाकू नोशी करने वाले जो लोग हैं उनको अगर देखा जाए, पूछा जाए कि जनाब आप कब से तंबाकू नोशी कर रहे हैं, तो जो वो टाइम बताएंगे वो टाइम ऐसा होगा कि या तो उन्होंने स्कूल के आखिरी दिनों में जो है वो तंबाकू नोशी शुरू की है या फिर उन्होंने कॉलेज लाइफ में जाकर तंबाकू नोशी शुरू की है। ऐसी भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं कि जिनके घर में जिनके कोई सिगरेट नहीं पीता है, कोई ऐसा कोई नशा नहीं करता है, मगर बच्चे जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं और वो बड़े एक चेन स्मोकर्स हैं। और सिर्फ स्मोकिंग पे ही बात रुकती नहीं है, स्मोकिंग के बाद आगे बहुत जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्टेप्स होते हैं जो नशा आपको ज़्यादा अगली मंजिल पे लेके जा रहे होते हैं। आप उससे ज़्यादा कोई नशा करना शुरू करते हैं, कोई चरस पीना शुरू कर देते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं वो पाउडर और क्या क्या। अच्छा, पाकिस्तान में रेशो देखी जाए अगर मंशियात के हवाले से, तो जो सबसे ज़्यादा जो नशा किया जाता है वो खैबर पख्तूनख्वा में नोट किया गया। वहाँ पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 67 मिलियन लोग जो हैं वो नशा करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो आबादी है सूबे की वो 11% लोग नशे में धुत रहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ 11% और यहाँ सिर्फ 1-2% है, यहाँ बाकी भी हर जगह पे अच्छी खासी तादाद में लोग नशा कर रहे हैं। और इसमें यह भी नहीं है कि अमीर आदमी सिर्फ नशा कर रहा है जो सिर्फ अफोर्ड कर सकता है। गरीब अमीर हर शख्स जो है वो नशा यहाँ पे करता है, जिसकी पहुँच में है, जिस किस्म का नशा वो किया जा रहा है। स्टेट की तरफ से हम देखते हैं कि पहले देखते रहे कि वो एक सिगरेट नोशी के हवाले से एड्स जो है वो चला करते थे, अब वो एड्स नहीं चलते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। अभी जो है वो कोई ड्रामा में भी अगर सिगरेट पी रहा होता है तो वो नीचे सिर्फ ये लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, जो सिर्फ मेरा ख्याल है कि ऊँट को ज़ीरा दिखाने के काबिल है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलू तो मिट्टी चाड़ने बराबर है, इससे ज़्यादा कोई और उसका फ़ायदा नहीं है। इस हवाले से बात करनी है, कोई ताज़ा तरीन खबरें आप लोगों तक पहुँचानी है। मुख्तसर से वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। यूएन की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक 6.7 मिलियन लोग ड्रग्स लेते हैं पाकिस्तान में, और ये आज 2018 में तकरीबन 9 मिलियन के करीब लोग पूरे पाकिस्तान में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। कराची में क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो यहाँ पे शरह भी बहुत ज़्यादा है। उसकी रोकथाम के लिए क्या काम किया जा रहा है और किस तरह हम आने वाली नस्ल को रोक सकते हैं मंशियात से, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब जो तजज़ियाकार हैं और उसके साथ साथ जो हैं एसोसिएट जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल लिवर फेडरेशन पाकिस्तान के खालिद खान साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं।
ग्रेट। और जनाब हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये माहिर तालीम हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, शरफुज़्ज़मा साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खालिद साहब, आप बताइए क्या कहते हैं इस बारे में जो पाकिस्तान में मंशियात के हवाले से रोकथाम का एक प्लान था कि 2020 में हम ये ड्रग फ्री कंट्री बना देंगे, तो 2 साल ही रह गए पीछे। मुझे तो कोई ऐसे इकदाम नज़र नहीं आ रहे कि हम इसे भाई एक तो बात को सच कर सकें। आपने जिस प्रोग्राम को और जिस मौजू को लिया है, मैं समझता हूँ कि आपने पाकिस्तान में जो यानी ये कह सकते हैं कि सुनामी है जो पाकिस्तान के अंदर मुंशियात की सूरत के अंदर आ रहा है, नवाज़िश, और ये बहुत बड़ा आपने एहसान किया नस्ल के ऊपर कि उनको ये बताया भी जाए, उन इदारों को भी बताया जाए जो ये काम में अपनी सुस्ती दिखा रहे हैं, और फिर लोगों को अवेयरनेस क्या होनी चाहिए। जहाँ तक हुकूमत पाकिस्तान का प्रोग्राम प्लान होगा, मतलब, लेकिन ये कि नज़र नहीं आता फील्ड के अंदर कि कोई अच्छी चीज़ नज़र आ रही हो, कोई इस तरह उसको रोकने के कोई उनके प्रोग्राम मौजूद हो। यानी जिस तरह भी आपने कहा कि तकरीबन 8-9 मिलियन जो है कि इसका मुंशिया का आपने जिक्र किया, इसी तरह 8-9 मिलियन जो है इसकी फ़रोख्त भी लगते हैं, यानी जो फ़रोख्त हो रही है उसमें रोज़ाना का, और तकरीबन 46,000 अमवात जो है सालाना पाकिस्तान के अंदर से इस नशे की वजह से हो रही हैं। यानी ये वो अमवात हैं जो कत्ल व गारतगरी और एक्सीडेंट की बुनियाद जिनको रोका जा सकता था, जिसको रोका जा सकता है। तो इस सूरत हाल के अंदर मतलब ये कहना कि जी हुकूमत पाकिस्तान का प्लान मौजूद होगा, लेकिन ये कि प्लान की सूरत है कि आप कराची को देख लें, यानी सबसे ज़्यादा शहरी लिहाज से देखें कराची में मुंशियात बहुत बिक रही है, यानी सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में बिक रही है तो वो कराची है, और तकरीबन जो सर्वे है वो है 50 से ज़्यादा तो अड्डे कायम है जहाँ से ये होती है, उस पर तालीम इदारे हैं। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसमें गरीब और अमीर दोनों मुलविस हैं, और मुख्तलिफ आइटम है इसके मुख्तलिफ, यानी मुंशियात का जो आगाज़ होता है वो सिगरेट से शुरू होता है, फिर उसके बाद जो है कि इसका वो हीरोइन पर आते हैं, चरस पे आते हैं, इस पे आते हैं, शराब, फिर उसके बाद पता नहीं तो नेटो ने एक और नई चीज़ निकाली है, वो है आइस जो है कि इसका आइस कहते हैं, हाँ शायद है ना, वो अपनी फ़ौज को देने के लिए उसने ड्रग निकाली आइस, और जिससे कि उसकी उसमें इजाफा होता है, और वो चीज़ें अब इस मुल्क के अंदर ये समझे कि वही कि एक जहर बन चुकी है नस्ल में, और अब एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा तबका सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा है उसको, कोई फैशन आ गया। नशे के लिए तो और भी कोई सैकड़ों चीज़ें होंगी, मगर उनका अवाम को मुयस्सर हो जाना ये सबसे बड़ा मसला है। सर शरफुज़्ज़मा साहब, जितने भी लोग जो पहला इब्तदाई तौर पर जो नशा करते हैं लोग वो है तंबाकू नोशी का, और जितने भी लोग उनसे पूछा जाए उन्होंने स्कूल के ज़माने से या कॉलेज के ज़माने से ये नशा शुरू किया होता है। आप क्योंकि माहिर तालीम है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी एक कमी है जिसकी वजह से ये नताइज हमें देखना पड़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम भाई, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि शुरू में होता यही है कि फ़ैशन के तौर पे तालिब इल्म इसको अपनाते हैं, और अमूमन ये देखा गया है कि 10th क्लास में जाने के बाद बच्चे शौक के तौर पे सिगरेट को इस्तेमाल करते हैं, एंड कॉलेज में जाने के बाद फिर उसके अंदर मज़ीद तेज़ी आ जाती है। लेकिन सिगरेट के हद तक अगर बात रहे तो बात समझ में आती है। अब जो सूरत हाल हो गई है वो ज़रा गंभीर है, उसको ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए वज़ारत दाखिला को, क्योंकि जो सप्लाई है ज़ाहिर पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों को पैदा नहीं करता। किसी ज़माने में ये चीज़ें अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते जाया करती थी, अमेरिका और दूसरे ममालिक में। जब वहाँ उन्होंने रोकथाम करने की बड़ी कोशिश की और वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि जाहिर है बुराई बहुत तेज़ी से फैलती है, तो उन्होंने फिर एक हरबा इस्तेमाल किया कि क्यों ना इसको अफ़गानिस्तान के आसपास के मुल्क में ही, या जिस रास्ते से ये चीज़ें आ रही है वहीं पे इसको ज़्यादा खपाने की कोशिश की जाए ताकि इधर कम से कम आए। तो आप अंदाज़ा करें कि ये बात तो सही है कि 8 लाख के करीब हमारे यहाँ पे वो लोग जिन बच्चों की उम्र 16 साल से लेकर 64 साल तक के जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं वो नशे के आदी हो गए हैं, वो नशा करते हैं। लेकिन 2016 में जो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, एक NGO के मार्फत से डॉक्टर मारिया ने एक सर्वे रिपोर्ट पेश किया था और वो उन्होंने वज़ारत दाखिला के हवाले किया था। यानी ये कि हमारे हुकूमत की जानिब से ये सर्वे नहीं हुआ था, ये प्राइवेट सेक्टर के जानिब से इस्लामाबाद में सर्वे किया गया था, फलाही इदारे की तरफ से। जी, तो उसमें 44 इंस्टीट्यूट को लिया गया था। उसका जब टेस्ट किया गया
तो उसमें तकरीबन ये है कि बेशतर तालीमी इदारे के बच्चों में हायर सेकेंडरी में ये आदत पाई गई। उन्होंने उस वक्त मुतनब्बे कर दिया था वजारत दाखिला को, फिर वजारत दाखिला के सामने उन्होंने पूरी रिपोर्ट भी पेश की। मसला यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान तो पैदा नहीं करता, इसकी जो पैदावार है असल वो तो अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान ये चीज़ आ जाती है, हमारे यहाँ होता यही है कि शराब पीने वाले को पकड़ लिया, नशा करने वाले को पकड़ लिया, थाने का हवाले कर दिया या किसी ऐसे इदारे के हवाले कर दिया जहाँ उसका इलाज हो जाए। लेकिन जब वो इलाज के बाद फिर बाहर आएगा तो फिर से वो उसी लत में मुब्तला होगा, इसलिए क्यों उसे फिर से मुयसर है, क्यों फिर से मुयसर है। अब मसला ये है कि वो तो जाहिर है सरहद पार करके ही वो चीज़ अंदर आती है पाकिस्तान में, सही। और पाकिस्तान के रास्ते से मोर देन 75 में दुनिया के सप्लाई होती है ये। सही, बिल्कुल सही। अच्छा खालिद साहब, ये बताइए कि आपकी क्या सजेशंस हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए अपना क्या रोल प्ले कर सकती है? क्योंकि मैंने देखा अभी पिछले दिनों में यूरोप गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि तंबाकू नोशी बहुत मुश्किल है वहाँ पे। मुश्किल इस सेंस में कि आप रेस्टोरेंट के अंदर नहीं स्मोकिंग कर सकते, आप अपने घर के अंदर नहीं कर सकते, आप किसी होटल में स्मोकिंग नहीं कर सकते, आपको बाहर जाकर स्मोकिंग करनी है। बाहर भी एक ख़ास जगह बनाई हुई है, वहाँ पे आपने वहाँ खड़े होकर स्मोक करना है। वो इतनी मेहनत के बाद बंदा कहता है यार मैं क्यों ना ही करूँ तो बेहतर है। फिर इतने महंगे मतलब सिगरेट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पर, आप क्या कहते हैं? भाई सबसे पहली बात तो यह है कि ठीक है अफगानिस्तान से ही आती है, लेकिन अभी कुछ ज़िया-उल-हक के दौर में कोई वज़ीर थे, बड़े अच्छे, ज़िया-उल-हक नहीं बल्कि ये आपके परवेज़ मुशर्रफ इनके दौर में, जिनके वहाँ पे मुंशियात का हीरोइन बनाने का कारखाना लगा हुआ था। अफगानिस्तान में? ये अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर उसका कारखाना लगा था, उस पर छापा पड़ा और उसको जो है बंद करवाया गया। असल मसला ये है कि इस कराची के अंदर जो चीज़ आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। कराची के अंदर अगर कोई चीज़ फैल रही है किस तरीके से फैल रही है, क्या सड़कों पे पड़े हुए लोगों को जब हीरोइन ले लेते हैं तो क्या पुलिस को नहीं पता, क्या उन इदारों को नहीं पता? यानी ये वो चीज़ है जिसको कि अगर नहीं रोका गया, और कौन रोकेगा? इसको रोकने के लिए यही पुलिस है, यही इंतजामिया है। आप लाख कानून बना लें, सारे कानून मौजूद हैं पाकिस्तान के, उसमें मौजूद हैं मुंशियात के हवाले से, और तमाम मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर उस पर अमल दरामद करा लिया जाए तो इस कराची को क्या पूरे पाकिस्तान से मुंशियात ये साफ हो सकती है। अच्छा, जितने भी ये मुंशियात फरोश होते हैं इनके पीछे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैं दूसरी बात आ रहा हूँ कि आप उठा के देख लेंगे तमाम बड़े लोग होंगे उसके अंदर, और मैं माजरत के साथ ये कहता हूँ कि अगर उनके लिंक निकालें तो सियासी पार्टियों से कहीं ना कहीं लिंक जुड़ जाते हैं। वो किसी न किसी तरीके से, तमाम में नहीं है, बिजनेस इन्वॉल्व है। अच्छा, इसमें बिजनेसमैन भी है, यानी पीने वालों में भी है और उसको सप्लाई करने वालों में भी है। ठीक है। इसके अंदर सियासतदान भी है जो इस्तेमाल भी कर रहा है, उसको फरोख्त भी कर रहा है। सही है। अब उसके अंदर तजिया हो सकती है, कुछ मतलब ये है कि सियासतदान होंगे, कुछ लोग जो है कि उसको बना रहे होंगे, कुछ बेच रहे होंगे। जब तक आप ऊपरी सतह पर इस चीज़ को नहीं करेंगे, जब आप कराची के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का मसला मुंशियात है। अगर आपने इसको एमरजेंसी बुनियाद पर, इसको हंगामी बुनियाद पर, और वो इदारे जो इसके अंदर मुलव्विज़ हैं, देखें ना, पुलिस के अंदर भी तो बहुत कुछ हुआ ना, कराची के अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब हुकूमत ने तय किया कि यहाँ पे अमन कायम करना है, अमन कायम हो गया। इसी तरीके से मुंशियात के लिए है कि जो इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, अब पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी कुछ दिनों हंगामा हुआ, फड्डा हुआ, उसकी असल वजह ये थी, एक ग्रुप कह रहा था कि यहाँ पे मुंशियात नहीं बिकेगी, यहाँ नशा नहीं होगा, दूसरा ग्रुप जो है कि इसका उसके अंदर हॉस्टल के अंदर उस चीज़ को लेके आ रहा था। वहाँ की जो लड़कियाँ हैं, वहाँ के जो लड़के हैं, उसके अंदर तेज़ी के साथ ये ग्रोथ हो रही थी। यही हाल कराची के अंदर है, स्कूलों के अंदर, यानी आप देखें बच्चे, यानी जिसे कहते हैं ये 9वीं 10वीं तो आप बात कर रहे हैं, आप 6ठी 7वीं 8वीं के लड़के सड़कों पे खड़े होकर सिगरेट पीते नजर आएंगे आपको। उसकी वजह यह है कि हमारे तक कानून साजी है ही नहीं, आपको आसानी से सिगरेट मिल जाती है। आप 50 अड्डे जब कराची के अंदर कायम होंगे, क्या मुश्किल होगी बताएं मुझे लेना? बिल्कुल सही है। पुलिस को नहीं पता होगा। बच्चों को सिगरेट जो है वो बेचने पे भी पाबंदी है, मगर फिर भी, और दूसरी बात पे घर की भी है। देखें ये तो हो गया हुकूमत का काम, पेरेंट्स देखें ना ये काम हो गया। 7वीं के बच्चे अगर सिगरेट पी रहे हैं बाहर, स्कूल में तो नहीं पी सकते ना, सख्त रवैया रखते हैं असातिज़ा। अगर वो बाहर सिगरेट स्मोकिंग वो कर रहे हैं, अगर फर्ज कर ले, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसके बारे में मालूमात करें, इसलिए कि स्मोकिंग करने वाले के एक तो वोट जो है वो सुर्ख नहीं रहते हैं, वो उस पर धब्बा पड़ जाता है, कालापन आ जाता है। लेकिन असल जो मामला है ना, देखें हमारे यहाँ अजीब सा सिस्टम है। आप एक मकान की तामीर करें और जैसे ही आप तामीरात के काम शुरू करेंगे, पुलिस की गाड़ी आ जाएगी।
अब उनको आप मिठाई का पैसा दे दें। अच्छा हाँ, पैसे रीजन क्या? मिठाई। हाँ, पुलिस का ये काम ही नहीं है। आपके घर पे पानी नहीं आता, आपने 2 फीट खड्डा अगर खोदना है आपने, पुलिस की मोबाइल आ जाएगी फौरन। पुलिस की मोबाइल ऐसे कामों में क्यों नहीं आती जहां पे ये चीजें फरोख्त हो रही हैं, वहां क्यों नहीं आती? लेकिन दूसरी बात, एक बात है ना, अच्छा देखिए, एक चीज मैं बताऊं, तालीमी इदारे के अंदर अगर 44 टन का आदमी पी रहा है, वो वहाँ के टीचर और वहाँ के जो पढ़ाने वाले लोग हैं, क्या उनको अंदाजा नहीं हो सकता? क्या वो टेस्ट नहीं करेंगे? क्या उनके पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि वो बच्चे ये काम करने वाले हमेशा तनाई की तरफ जाते हैं, इज्तिमाई उससे हटते हैं, अपनी तकरीबात घर से हटते हैं, और एक तरफ एक सर्किल उनका आस्ता आस्ता बनता जाता है। तो तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं? वहाँ के जो उस्ताद तालीमी इदारे के अंदर तो वैसे सिगरेट पीने की इजाजत नहीं, इजाजत नहीं है। तालीमी इदारे में बड़ी सख्ती होती है, ये बात गलत है बिल्कुल, मैं इसको रद्द करता हूँ। ये वहाँ के, और वहाँ पे देखें अपने गिरदो नवाब में जो उस तालीमी इदारे से मुंसलिक जो तालिब इल्म है, उनको जो बेचा जा रहा है ना, वो तो एक तालीमी इदारे की नजर में होना चाहिए। बिल्कुल वो होना चाहिए सर। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिगरेट के आदी हैं, वो अपने बच्चे से कहते हैं जाओ बेटा ये पैसे लो, जाके दुकान से ले आओ। गलत तरीका, ये नहीं अपनाना चाहिए। हमारे मुल्क में 44 टन सालाना खपत है किसकी? ड्रग्स की। ओके, सालाना 44 टन। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो है शीशा। अच्छा, उसकी वजह से उसके अंदर मुख्तलिफ फ्लेवर मौजूद है और बहुत तेजी से फैल रहा है, आम तरीके से पाया जाता है, सबको पता है कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है। घरों में रखा हुआ है, लोगों ने घरों में रखा हुआ है। इसके अंदर पहले ये शीशा के हद तक ये बात थी, अब उसके अंदर हेरोइन पिए जा रहे हैं, और लड़कियों की बहुत बड़ी तादाद जो है, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। उसमें फहीम भाई, एक तो ये काम जो कह रहे हैं मतलब इसका है, लेकिन दूसरा काम ये है कि जो लोग इसके आदी हो गए हैं, ये हुकूमत का काम है कि ऐसे इदारे खोलें। ऐसी एनजीओज भी मौजूद हैं जो कि मतलब इसके लिए काम कर रही हैं, उन्होंने इदारे खोले हुए हैं। उन इदारों को सपोर्ट किया जाए और उन लोगों को उस शहर, उस बस्ती से निकाल के वहाँ पर लाया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कम वक्त है और मेरा ख्याल है बात कर लेना यही काफ़ी है, जो हम इस वक्त में कर सकते थे। इसमें बहुत बात होने वाली है और आप दोस्तों की राय भी शामिल होने वाली है, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मौजू पे हम फिर एक नशिस्त रखेंगे अपने मेहमानों के साथ, जब तफसील से इस बारे में बात कर सकेंगे। सबसे बड़ा किरदार वो है वालिदैन का, क्योंकि अगर किसी का बच्चा मंशियात की तरफ अगर राग़िब होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो उस बच्चे को खुद ही होता है। मगर क्योंकि एक उम्र होती है, वो उस उम्र में हम नासमझी में बहुत सारे ऐसी चीज़ों का सहारा ले लेते हैं जिनका नहीं लेना चाहिए, और उससे हमारा सारा मुस्तक़बिल जो है वो मुतासिर हो रहा होता है। तो माँ बाप को बिल्कुल तरबियत में ये चीज़ें शामिल करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे बच्चों को मतलब उनके सामने स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, कोई नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को ज़रा अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है इस पूरी कौम को मंशियात से बचाने के लिए। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।